जॉन स्टुअर्ट मिल 19वीं सदी के सबसे असरदार अंग्रेजी सोचने वाले थे। वे हमेशा सच जानने की कोशिश करते थे, हर बात को तर्क के हिसाब से समझते थे और इंसान की आजादी को जरूरी मानते थे। मिल का मानना था कि पुराने जमाने के विचारों को नए दौर की सोच के साथ मिलाकर चलना चाहिए। उनकी कुछ बड़ी किताबें हैं जिसमें तर्क, आजादी और इंसानियत की बातें हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म 20 मई को लंदन के पास एक जगह हुआ था। उनके पिता जेम्स मिल खुद एक बड़े सोचने वाले थे और उनके दोस्त जेरेमी बेंथम भी समाज को बदलने वाले लोग थे। बचपन से ही जॉन की पढ़ाई बहुत सख्त और अलग तरीके से हुई थी। 3 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखना शुरू किया, 8 साल में लैटिन और 12 साल की उम्र तक पुराने बड़े लेखकों की किताबें पढ़ ली, साथ में गणित और इतिहास भी। किशोर उम्र में वे राजनीति, तर्क और साइंस भी पढ़ने लगे। 15 साल की उम्र में फ्रांस से लौटकर वे सोचने के बड़े विषयों में डूब गए और अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई की भी जिम्मेदारी निभाई। उनके पिता रोज की पढ़ाई पर पूरी नजर रखते थे। इतनी कड़ी पढ़ाई और उम्मीदों का बोझ उनके मन पर पड़ने लगा। पढ़ाई में पूरी तरह डूबे रहने से वे असली जिंदगी के लिए तैयार नहीं हो पाए थे। 20 साल की उम्र में उन पर मानसिक परेशानी आई। उन्हें लगा अगर उनकी सारी मेहनत पूरी भी हो जाए तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलेगी, जीने की वजह नहीं बची है। ये हालत काफी वक्त तक रही। उन्हें बाहर निकलने में रोमांटिक कविताओं से मदद मिली, खासकर वर्ड्सवर्थ की कविताएं उन्हें पसंद आईं। इस दौर में मिल की सोच बदली और उन्होंने महसूस किया कि इंसान की भावनाओं की भी बहुत अहमियत है, सिर्फ समाज सुधार काफी नहीं है। इसी दौरान उन्होंने कोलरिज, कार्लाइल और गोएथे की किताबें भी पढ़ी, जिससे उनकी सोच और भी गहरी हो गई। मिल को अब लगने लगा कि दोनों तरह की सोच को मिलाना चाहिए, यानी तर्क और भावनाओं की समझ को एक साथ लाना जरूरी है। वे अपने पूरे जीवन इसी कोशिश में लगे रहे कि दोनों सोच को जोड़ सकें। इसी दौरान वे कई बड़े सोचने वालों से मिले, जैसे गिज़ो, कोम्ट और टोकविल, जिनका असर उनकी सोच पर पड़ा। इसी वक्त उनकी मुलाकात हैरियट टेलर से हुई, जिनसे वे जल्दी ही बहुत जुड़ गए। हैरियट पहले से शादीशुदा थीं, मगर उनके पति की गैर मौजूदगी में मिल उनसे मिलने जाते थे। दोनों के बीच रिश्ता दोस्ती का ही रहा। बाद में हैरियट के पति की मौत के बाद दोनों ने शादी कर ली। इस रिश्ते की वजह से मिल को समाज के तानों और सख्त नियमों का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें ये महसूस हुआ कि समाज के बनाए कायदे कानून कभी कभी लोगों की आजादी को रोकते हैं, और इसी पर बाद में उन्होंने अपनी सोच ली। मिल हैरियट को बहुत मानते थे और अपनी कई वीडियो की सह लेखिका भी उन्हें मानते थे। दोनों ने मिलकर कई जरूरी बातें और सोच बनाई थी, इसलिए हैरियट का असर उनके विचारों में साफ दिखता है। हैरियट की मौत फ्रांस यात्रा के दौरान हो गई थी। मिल ने हैरियट की याद में कब्र के पास एक घर भी ले लिया था और वहीं रहने लगे थे। मिल ने हैरियट की कब्र पर यही लिखा था कि वह उनके लिए सबसे बड़ी खुशी थी और अगर कुछ लोग भी उनके जैसे होते तो ये दुनिया जन्नत बन जाती। हैरियट की मौत मिल की नौकरी छोड़ने के कुछ ही वक्त बाद हुई थी। मिल ने 17 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी शुरू की थी, जहां उनके पिता भी थे। उन्होंने कंपनी में ऊपर तक काम किया और आखिर में सबसे अहम पद संभाला, जिसमें उन्हें सरकारी कामकाज देखना होता था। इस नौकरी से मिल को आमदनी मिली और वे अपनी सोच और लिखने के काम में भी समय दे सके। बाद में उन्हें वेस्टमिंस्टर से संसद के लिए चुना गया। चुनाव के समय उन्होंने प्रचार भी नहीं किया और ज्यादातर समय घर पर ही रहे। संसद में उन्होंने औरतों को वोट देने का अधिकार, आयरलैंड में बदलाव और कुछ जरूरी मुद्दे उठाए, लेकिन वे अगली बार चुनाव नहीं जीत पाए। मिल ने कभी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की और न ही वहां नौकरी की,
सिर्फ एक बार उन्हें एक सम्मानित पद मिला था। वे बचपन से ही धर्म को लेकर सवाल उठाते थे और उनके मन में कोई धार्मिक विश्वास नहीं था। मिल की मौत फ्रांस के उसी शहर में हुई थी और वे अपनी पत्नी के पास ही दफनाए गए। मिल की सोच हमेशा यह थी कि इंसान और उसका दिमाग भी प्रकृति का ही हिस्सा है। वे मानते थे कि हमारे दिमाग और दुनिया के बीच कोई अलग या ऊंची जगह नहीं है। उनके हिसाब से इंसान जैसा है वैसे ही सब कुछ समझना चाहिए, कोई अनदेखी या ऊपर से आई हुई बात नहीं माननी चाहिए। मिल का मानना था कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा दिमाग किसी भगवान या ताकत ने खास बनाया है या दिमाग की वजह से ही दुनिया बनी है, मगर मिल ने ये सब बातें नहीं मानी। उनके लिए इंसान पूरी तरह से प्रकृति का हिस्सा है और हमें वही सच मानना चाहिए जो हमें अपने अनुभव और समझ से पता चले। मिल का मानना था कि हम सिर्फ इसलिए नहीं मान सकते कि हमारा दिमाग जिस चीज को सोच सकता है वही असल में सच है। हमारे सोचने की क्षमता और दुनिया जैसी है उसके बीच सीधा रिश्ता नहीं होता। मिल कहते हैं कि हम बिना देखे या अनुभव किए किसी बात को सच नहीं मान सकते। दिमाग के अंदर से किसी बात का सच होना जरूरी नहीं है। असली ज्ञान तो देखे और समझे हुए अनुभव से ही मिलता है। मिल की सोच थी कि हर सच्चा ज्ञान, चाहे वो किसी भी चीज का हो, हमें अपने अनुभव और देखने से ही मिलता है। वो मानते थे कि दिमाग में बनने वाले हर ख्याल और सोच का रिश्ता हमारे अनुभव और यादों से होता है। जो बातें या चीजें हमारे सामने बार बार आती हैं या साथ में होती हैं, वे दिमाग में जुड़ जाती हैं और बाद में एक साथ याद आती हैं। इसी वजह से कई बार हमें कुछ बातें सच लगने लगती हैं, जबकि असल में वो सिर्फ हमारे दिमाग में बनी आदत होती है। मिल का कहना था कि जैसे हमें बचपन से हमेशा जगह या चीजों के आगे और जगह दिखती है, तो हमें लगता है कि जगह कभी खत्म नहीं होती, यानी जगह अनंत। लेकिन असल में ये सोच हमारे दिमाग में बार बार के अनुभव की वजह से जुड़ गई है। ये कोई पक्की सच्चाई नहीं है। असली सच्चाई जानने के लिए हमें हर सोच को तर्क और अनुभव से परखना चाहिए, न कि सिर्फ दिमाग में आई आदत या जुड़ी हुई बात मान लेनी चाहिए। इसलिए कोई भी विश्वास या सोच, चाहे जितनी भी मजबूत हो, वो जब तक सच नहीं बनती, जब तक उसे तर्क और अनुभव से नहीं परखा जाए। मिल मानते थे कि इंसान सोच सकता है, लेकिन जब बातें ज्यादा उलझी हुई हों, तब सोचने के लिए भाषा बहुत जरूरी हो जाती। भाषा को वे सोचने का एक जरूरी औजार मानते थे। उनका कहना था कि हर शब्द का मतलब दो हिस्सों में होता है। पहला, वो किस चीज के लिए बोला गया है, और दूसरा, उस चीज में कौन सी खासियतें हैं। जैसे आदमी शब्द सभी आदमियों के लिए है, लेकिन साथ में उसमें शरीर, जान, समझ और एक खास रूप होने की बात भी छुपी है। किसी चीज को जानने के लिए उसके नाम में छुपी पहचान और खूबियां समझनी जरूरी है। हर शब्द का मतलब बताने वाली खासियतें नहीं होती। कुछ शब्द किसी एक इंसान या चीज के लिए होते हैं, जैसे अशोक, और कुछ कई लोगों या चीजों के लिए, जैसे भारतीय। आमतौर पर जो नाम एक साथ कई चीजों के लिए होते हैं, वो किसी खासियत की ओर इशारा करते हैं। लेकिन जो नाम सिर्फ एक के लिए होते हैं, उनमें जरूरी नहीं कि कोई पहचान छुपी हो। मिल के हिसाब से जब हम बोलते हैं कि कोई चीज क्या है, तब असल में हम ये बताते हैं कि उस चीज में कौन सी पहचान या गुण है। जैसे अगर कहा जाए कि हिमालय की चोटी सफेद है, तो इसका मतलब है कि उस चोटी में सफेदी की खासियत है। लेकिन अगर हम कहते हैं राम और श्याम एक ही हैं, तो इससे बस इतना पता चलता है कि दोनों नाम एक ही इंसान के लिए हैं। इसमें कोई नई जानकारी नहीं मिलती। मिल कहते हैं कि जब हम बस नाम या शब्दों के बारे में बताते हैं, तो असल में हम दुनिया के बारे में कोई नई बात नहीं बताते। ऐसी बातें केवल बोलचाल के तरीके से जुड़ी होती हैं। असली जानकारी उनमें नहीं होती। उदाहरण के लिए, जब कहा जाता है कि हर आदमी एक जीवित प्राणी है, तो इसमें कोई नई बात नहीं बताई जाती, क्योंकि आदमी के मतलब में ही जीवित प्राणी होना छुपा है। इस तरह की बातें सिर्फ समझाने के लिए होती हैं, इनमें नई जानकारी नहीं होती। मिल का मानना था कि तर्क
या पहले से बनी सोच से हम कोई नया सच नहीं निकाल सकते। जैसे तर्क की पंक्ति होती है कि सभी आदमी नश्वर हैं, राम आदमी है तो राम भी नश्वर है, इसमें जो नतीजा निकला वो पहले से ही दोनों बातों में छुपा। इस तरह से कोई नया सच पता नहीं चलता, बस जो बातें पहले से थीं उन्हें दोहराया जाता। मिल का कहना था कि जब हम तर्क की मदद से किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो वो नतीजा पहले से ही उन बातों में छुपा होता है जिनसे तर्क शुरू हुआ। जैसे अगर कहा जाए कि सभी आदमी नश्वर हैं, राम आदमी है तो राम नश्वर है, यह बात पहली लाइन में ही छुपी। इस तरह सोचने से हमें कोई नई जानकारी नहीं मिलती। मिल का मानना था कि तर्क से हम बस अपनी बात को परख सकते हैं, नया कुछ सीखते नहीं हैं। अगर हमें सच में कोई नई बात जाननी है तो हमें अपनी सोच और तर्क को अनुभव और देखने से जोड़ना होगा। दुनिया के बारे में जानने का असली तरीका यही है। मिल के हिसाब से हम पहले से बनी सोच या बिना देखे किसी बात पर विश्वास नहीं कर सकते। हमें वही सही मानना चाहिए जो अनुभव और देखने से सामने आया हो। हमारा असली ज्ञान हमारी आंखों और अनुभव से शुरू होता है। अगर हमें कोई गहरी या जटिल बात जाननी है तो उसका रास्ता भी हमारे इन्हीं अनुभवों से होकर जाता है। असली खोज या सबूत का रास्ता अनुभव से शुरू होकर सोचने समझने से ही तय होता है। मिल के अनुसार जब हम बार बार किसी चीज को होते देखते हैं तो हमारे मन में यह विश्वास बनने लगता है कि वही हमेशा होता रहे। जैसे अगर हमने 10 हंस देखे और सभी सफेद थे तो हमें लगेगा कि अगला हंस भी सफेद ही होगा। मिल कहते हैं कि इस तरह का विश्वास सिर्फ आदत नहीं बल्कि सही भी है, क्योंकि जितना हम देख चुके हैं उसी के आधार पर भविष्य के लिए अंदाजा लगाते हैं। वे मानते हैं कि जिस तरह से हम बार बार के अनुभव से नतीजा निकालते हैं वही तरीका सही है और उसी से हमें सीखना चाहिए। इसी तरीके को वे आम अनुभव से सीखना कहते हैं और यही असली ज्ञान पाने का रास्ता है। मिल खुद मानते थे कि जब हम बार बार के अनुभव से सीखते हैं तो इसमें थोड़ा चक्कर तो रहता है, यानी हम पुराने अनुभवों पर भरोसा करके नए नतीजे निकालते हैं और फिर उन्हीं नतीजों से अपने पुराने फैसलों को सही मानते। मिल ने कहा कि बहुत सी बातें हमें इतनी बार और साफ दिखाई देती हैं कि हमें खुद ब खुद उन पर भरोसा हो जाता है। हम इंसान अपने आप ही अनुभव से सीखने लगते हैं और ये तरीका हमें सही भी लगता है। सोच समझ कर देखें तो हमें यही सबसे सही लगता है। मिल का कहना था कि जैसे हमें अच्छा लगने वाली चीजें खुद पसंद आने लगती हैं, वैसे ही बार बार का अनुभव खुद हमें भरोसे लायक लगने लगता है। हमें अपने अनुभव पर भरोसा इस वजह से होता है कि वो हमारे सामने बार बार आता है और हर बार हमें ठीक लगता है। इसी वजह से हमें कोई बात बिना किसी और सबूत के भी ठीक लगने लगती है और यही हमारे तर्क या सोच की असली पहचान। मिल मानते थे कि असली सोच का तरीका हमारे अनुभव और उस पर ध्यान देने से ही निकलता है, न कि पहले से बनी बनाई बातों से। अगर हमें किसी बात को अच्छा या सही मानना है तो उसका पता भी हमें अपने अनुभव से ही चलता है। इंसान जैसे काम करता है वैसा सोचता है और वही उसकी असली पहचान है। हमारे दिमाग की हर काबिलियत, जैसे तर्क या सोचना, उसे भी हमें अपने अनुभव और खुद की सोच से ही परखना है। मिल ने ये भी बताया कि जब हम अपने पुराने तजुर्बे को ध्यान से देख समझते हैं तो उसमें कभी कभी गलती भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर हमारा अनुभव और बार बार का भरोसा ही सही रास्ता दिखाता है। और अगर हमें अपना तर्क और सोच और तेज करनी है तो बार बार अपने पुराने अनुभवों और तजुर्बों को सुधारते रहना चाहिए। यही असली विज्ञान की सोच है, हर तजुर्बे से सीखना और उसे बार बार परखना। मिल ने यह भी कहा कि हम तभी किसी अनदेखी बात पर विश्वास कर सकते हैं जब उसके पीछे अनुभव की पूरी ताकत हो। सिर्फ इसलिए किसी पर विश्वास नहीं कर सकते कि वो किसी चीज की सबसे अच्छी वजह लगता है, जब तक कि हमारे पास उसके अनुभव से जुड़े सबूत न हो। हम जो भी सीखते या जानते हैं वो सब हमारे बार बार के अनुभव
और उसे समझने की कोशिश का ही नतीजा होता है। असली सोच या विज्ञान का तरीका भी इसी पर चलता है, यानी अनुभव से सीखना और तर्क को बार बार परखते रहना। अनुभव से हमें ये पता चलता है कि कुछ बातें बार बार सही साबित होती हैं और कुछ पर भरोसा कम किया जा सकता है। जब हम एक बात को दूसरी बड़ी या छोटी बात से जांचते हैं, तो यही असली वैज्ञानिक तरीका है। विज्ञान की पूरी कहानी इसी बात पर टिकी है कि हम अपने अनुभवों से धीरे धीरे सीखते हैं और जैसे जैसे हम और जानकारियां जोड़ते हैं, वैसे वैसे हमारा तर्क और भी पक्का होता जाता है। मिल का कहना था कि कभी कभी हम सिर्फ देखने से भी बहुत कुछ समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद प्रयोग करते हैं, चीजों को बदल कर देखते हैं, तो और साफ समझ आ जाती है कि असली वजह क्या है। विज्ञान में यही तरीका सबसे बेहतर माना गया है कि हम हालात बदलें, अलग अलग चीजें आजमाएं और देखें क्या असर पड़ता है। इसके लिए 4 तरीके सबसे असरदार हैं। पहला, अगर हर बार एक चीज के साथ कोई दूसरी चीज भी हो रही है, तो दोनों का रिश्ता हो सकता है। दूसरा, अगर कोई एक चीज जब जब मौजूद हो वही असर दिखता है और जब वो नहीं हो तो असर भी नहीं होता, तो उस चीज का असर होना तय है। तीसरा, अगर हमें पता है कि कुछ चीजों का असर क्या है और जब उन सब को अलग कर दे तो बाकी बचे असर का कारण बची हुई चीज है। चौथा, अगर किसी चीज में बदलाव आता है और उसी के साथ दूसरी चीज भी बदलती है, तो दोनों के बीच रिश्ता माना जा सकता है। इन तरीकों को इस्तेमाल करते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी छुपी हुई वजह भी असर डाल सकती है, इसलिए हमें नतीजों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। जब हम बार बार इन तरीकों को अपनाते हैं, तो हमें असली प्राकृतिक नियम पता चलते हैं और यही विज्ञान का मकसद है। असल में प्राकृतिक नियम का मतलब ही है कि प्रकृति में कुछ चीजें हमेशा एक जैसी चलती रहती हैं। विज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि दुनिया का असली ढांचा क्या, यानी हर चीज किस वजह से है और उसका असली कारण क्या है। इसीलिए मिल मानते थे कि विज्ञान हमें दुनिया की गहराई और सच्चाई दिखाता है, न कि बस ऊपर ऊपर की बातें। मिल का कहना था कि जब हम चीजों को अलग अलग समूह में रखते हैं, तो असली समूह वही होते हैं जो खुद प्रकृति में बने हुए हैं, न कि हमारी मर्जी से। असली समूह में कई ऐसी बातें होती हैं जो एक दूसरे से निकली नहीं होती, बल्कि एक ही स्वभाव के कारण उन सब चीजों में मिलती हैं। यानी कुछ चीजें एक जैसी लगती हैं क्योंकि उनकी असली बनावट और पहचान एक जैसी होती है। मिल मानते थे कि हमारा दिमाग भी जब जब किसी चीज को बार बार होता देखता है, तो उसी से सीखता है कि कैसे चीजों को पहचानना और जोड़ना है। वैज्ञानिक सोच भी असल में हमारे अनुभव और तजुर्बे से ही बनती है। विज्ञान का असली तरीका यही है कि पहले देखा जाए, तजुर्बा किया जाए और उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाए। मिल का मानना था कि विज्ञान में असली बदलाव और प्रगति सोच समझ और प्रयोग से ही मिलती है, और यही तरीका सबसे सच्चा और मजबूत होता है। गणित और ज्यामिति के नियम भी हमें इसी तजुर्बे और सोच समझ से मिलते हैं। मिल ने कहा था कि गणित की कोई बात बस नाम या परिभाषा नहीं है, बल्कि वह असली दुनिया से जुड़ी है। जैसे 2 और 1 मिलाकर 3 होता है, इसका मतलब सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि असली चीजों में बार बार ऐसा होता है जैसे 2 पत्थर और 1 पत्थर मिलकर 3 पत्थर होते हैं। इसी तरह बाकी गणित के नियम भी हमारे अनुभव से निकलते हैं, और जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पुराने नियम नई समझ के साथ और बड़े नियमों का हिस्सा बन जाते हैं। मिल का मानना था कि विज्ञान और गणित की हर खोज असली दुनिया और तजुर्बे से ही शुरू होती है, और यही सबसे पक्की और सच्ची बात है। ज्यामिति के नियम भी वैसे ही बनाए जाते हैं जैसे हम अनुभव से बाकी चीजें समझते हैं। जैसे हम मानते हैं कि 2 बिंदुओं को जोड़कर सीधी रेखा खींच सकते हैं, ये बस शब्दों का खेल नहीं, बल्कि एक ऐसी बात है जो हमने अनुभव से जानी है। असली दुनिया में न बिल्कुल सीधी रेखा मिलती है, न एकदम अकेले बिंदु, लेकिन हम अपने तजुर्बे के आधार पर ऐसा सोचते हैं। ये सब बातें असली दुनिया को समझने की कोशिश से निकली हैं।
गणित में जो भी बातें मानी जाती हैं, वो असल में किसी चीज की गिनती या गुण ही बताती हैं, न कि किसी हवाई चीज की। मिल का कहना था कि कोई भी संख्या बस संख्या नहीं होती, वो हमेशा किसी न किसी चीज की संख्या होती है। ज्यामिति में भी हम किसी असली चीज को आदर्श रूप में सोचते हैं। गणित के बड़े बड़े सवालों में भी, चाहे वो कितने ही ऊंचे स्तर के हों, बात आखिर में हमारे अनुभव और असली दुनिया से ही जुड़ी रहती है। अगर कोई बात सिर्फ हमारी आदत या सोच के कारण हमेशा सही लगती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सच में हमेशा सही है। इसलिए मिल का मानना था कि हमें अपने अनुभव से सीखना और अपने नियमों को उसी के हिसाब से बनाना चाहिए, न कि किसी एक ठोस सच को हमेशा के लिए मान लेना चाहिए। मिल का ये भी मानना था कि इंसान और उसका दिमाग भी पूरी तरह प्रकृति का हिस्सा है। इंसान का सोचने समझने का तरीका, यादें और भावनाएं सब अनुभव और तजुर्बे से बनती हैं। वो मानते थे कि दिमाग में चलने वाली हर प्रक्रिया भी एक तरह का कारण और असर का खेल है। इंसान जैसा महसूस करता है या सोचता है, वो सब किसी वजह से होता है, और अगर हम इसे और अच्छे से समझ पाएं, तो दिमाग और शरीर के बीच के गहरे रिश्ते को भी समझ सकते हैं। इंसान की आजादी और उसकी सोच भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है, जो प्रकृति के बाकी नियमों की तरह ही चलती है। मिल का कहना था कि इंसान का दिमाग और उसकी सोच उसी पर निर्भर करती है कि उसने जिंदगी में क्या क्या देखा, सुना और समझा है। जिस तरह मिट्टी पर जो लिखा जाए वही नजर आता है, वैसे ही इंसान का मन भी अपने तजुर्बों से बनता है। हर इंसान का माहौल, उसकी परवरिश और समाज का असर उसके स्वभाव, इच्छाओं और सोच को बदल देता है। इसी वजह से हर जगह, हर दौर के लोग अलग तरह से सोचते हैं और उनकी चाहतें भी अलग होती हैं। इंसान की फितरत बहुत बदलने वाली है और इसे हालात बदलते रहते हैं। अक्सर हम जो देखते हैं, उसका बड़ा हिस्सा असल में हमारा अंदाजा या पहले से बनी सोच होती है। मतलब, जो हमें नजर आता है, उसमें बहुत सारी बातें हमारी आदत या सोची समझी बातों की वजह से जुड़ी होती हैं। अगर कोई चीज हमने कई बार देखी है, तो आगे भी वही चीज हमें तुरंत समझ आने लगती है, चाहे असल में हमने उतनी गहराई से ना भी देखा हो। यानी हमारे देखने और सोचने का तरीका हमारी आदतों और हमारे माहौल से ही बनता है। मिल ने इंसान की सोच और आदतों को समझने के लिए एथोलॉजी नाम से एक नई साइंस शुरू करने की बात कही थी, जिसमें ये देखा जाता है कि माहौल और परवरिश किस तरह इंसान के स्वभाव और चरित्र को बनाते या बिगाड़ते। मिल खुद भी अपने लिखे कामों में बार बार यही बताते हैं कि समाज और माहौल का असर इंसान पर कितना गहरा होता है। मिल मानते थे कि हर इंसान का स्वभाव और उसके फैसले एक कारण से ही होते हैं। अगर हमें किसी इंसान की हालत और उसका स्वभाव पता हो, तो हम उसके फैसलों का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह जब इंसान समाज बनाते हैं, तो उस समाज में भी कुछ नियम और वजहें होती हैं, जिनके चलते बदलाव आते हैं। समाज धीरे धीरे एक हालत से दूसरी हालत में पहुंचता है, और ये बदलाव इंसानों की फितरत के नियमों से चलते हैं। मिल कहते हैं कि अगर हमारे सारे हालात और सोच पहले से तय हों, तो भी हमें आजादी महसूस होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बंदिश में हैं, बल्कि हम अपने स्वभाव और आदतों को खुद बदल सकते हैं। हम चाहे तो अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने हालात बदल सकते हैं और अपनी आजादी को महसूस कर सकते हैं। इसलिए इंसान की आजादी और उसके फैसलों का रिश्ता बहुत गहरा और सीधा है, जो इंसान खुद अपनी मेहनत से बना सकता है। अगर हम ध्यान से सोचें, तो हमें ये महसूस होता है कि अपनी आदत और सोच को बदल सकना ही असली नैतिक आजादी है। मिल ने बताया कि हम जो भी महसूस करते हैं या देखते हैं, उसमें से बहुत थोड़ा हिस्सा असली देखना होता है, बाकी सब हमारा अंदाजा या मन की सोच होती। हम सीधे सीधे बाहर की दुनिया को नहीं देखते, बस जो असर हमारे मन पर पड़ता है वही महसूस करते हैं। असल में हम अपने अनुभव की वजह से ही चीजों को समझते हैं, और उन्हीं अनुभवों से हमारी पूरी जानकारी बनती है।
हम बाहर की चीजों को तभी जानते हैं जब वो हमें असर करती है और हमारे मन में कोई अनुभूति जगाती है। हम किसी चीज को वैसे नहीं जानते जैसे वो खुद है, बल्कि जैसी हमें महसूस होती है वैसा ही उसे समझते हैं। इंसान का ज्ञान हमेशा उसके अनुभव पर ही टिका है। मिल का कहना है कि हमें हर चीज का पता उसी हद तक है जितना वो हमारे अनुभव में आ जाती है। हम बाहर की दुनिया का बस उतना ही हिस्सा जानते हैं जितना वो हमारे अंदर महसूस होता है। मिल ने कहा कि बाहर की दुनिया का विचार हमारे मन में इस वजह से आता है क्योंकि कुछ चीजें हमें बार बार महसूस होती हैं। यानी अगर किसी चीज को हमने कभी देखा था तो फिर उसी हालत में वापस जाकर उसे दोबारा महसूस कर सकते हैं। इसी वजह से हमें लगता है कि वो चीज असली है, हमारे सोचने या देखने के अलावा भी कहीं मौजूद है। मिल का मानना था कि असली दुनिया या मैटर सिर्फ हमारी अनुभूति का एक लगातार दोहराए जाने वाला एहसास है। अगर कोई पूछे कि क्या मुझे मैटर पर विश्वास है, तो मेरा जवाब होगा, अगर तुम इसका यही मतलब लेते हो कि कोई एहसास जिसे मैं जब चाहूं दोबारा पा सकता हूं, तो हाँ। वरना मैं ऐसे किसी और मतलब में यकीन नहीं करता। हमारा मन भी खुद अपने बारे में वही जानता है जितना वो सोच या महसूस कर सकता है। हमारे लिए मन और दुनिया दोनों का ज्ञान बस उतना ही है जितना हमें अपने अनुभव से मिलता है। मिल का कहना था कि हम अपने आप को भी उसी तरह जानते हैं जैसे हमें महसूस होता है। दूसरों को हम बस अपने अनुभव से समझ सकते हैं। वे यह नहीं मानते थे कि मन कोई अलग से बनी हुई चीज है, लेकिन वो ये भी नहीं कहते कि मन सिर्फ एहसासों का जोड़ है। जब हम कोई याद ताजा करते हैं तो वो एहसास हमारी अपनी पहचान के साथ जुड़ा होता है। इसलिए मन को सिर्फ एहसासों की एक कड़ी कहना पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि मन खुद को महसूस कर सकता है। यानी मैं खुद जानता हूँ कि ये मेरी याद है, मेरा अनुभव है। मिल की सोच का असली मतलब ये था कि हम कभी भी बिना दिमाग के असर के बाहर की असली दुनिया को नहीं समझ सकते। हमें हमेशा वही चीज दिखती है जो हमारे अनुभव में आती है। यहाँ तक कि अगर हम कल्पना करें कि हमारे पास और तरह की समझने की ताकत हो, तो भी हमारी जानकारी बस उसी तक सीमित रहेगी। हम दुनिया को जैसी है वैसे नहीं जान सकते, सिर्फ वैसे जान सकते हैं जैसी वो हमें दिखती है। हमारी भाषा और सोच भी हमारे अनुभव के दायरे में ही रहती है। इससे बाहर हम कुछ भी ठीक से नहीं कह सकते। मिल का कहना था कि हमारे ज्ञान की सीमा इस बात पर है कि हम क्या महसूस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ये सिर्फ आज की वैज्ञानिक जानकारी की बात नहीं है, बल्कि ये हर दौर और हर हालत में सच है। भले ही हमारे पास नए अनुभव या नई समझने की ताकत आ जाए, फिर भी असली दुनिया हमारे लिए वही रहेगी। मिल की सोच को अगर एक लाइन में समझना हो तो बस यही कि इंसान की जानकारी हमेशा अपने अनुभव और एहसास से बनती है, और असली ज्ञान भी तभी मिलता है जब हम चीजों को देख समझकर तर्क और अनुभव से सीखते हैं। यही तरीका सबसे सच्चा, मजबूत और काम का है। मिल की सोच में बहुत गहराई है और ये तरीका हमें दुनिया को समझने का एक पूरा सिस्टम देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नेचुरल तरीका ही सब कुछ है, या और भी तरीके हो सकते हैं जिनसे हम दुनिया और अपने आप को समझ सकते हैं। मिल की सोच बहुत सलीके से बनी है, लेकिन क्या बस इतना ही काफी है कि एक सोच सिस्टमैटिक है, या उसके सच होने की भी कोई गारंटी चाहिए? हो सकता है कि दुनिया को देखने के और भी तरीके अच्छे हों जो नेचुरल तरीके से अलग हों। मिल की सोच में एक और उलझन है। उन्होंने बार बार कहा कि असली जानकारी सिर्फ उन्हीं चीजों की मिल सकती है जो हमारे अनुभव में बार बार आती हैं। लेकिन ये चीजें खुद कितनी असली हैं, इसका जवाब मिल कभी ठीक से नहीं देते। अगर ये सिर्फ हमारे एहसास की बातें हैं, तो क्या ये भी सच में प्राकृतिक चीजें हैं या सिर्फ हमारे दिमाग की सोच है? यही उलझन उनकी सोच में बनी रहती है। इसके अलावा मिल का कहना था कि विज्ञान का असली काम है
प्रकृति में पहले से मौजूद नियमों और ढांचे को पहचानना। लेकिन जब सब कुछ हमारे अनुभव या एहसास के हिसाब से होता है तो असली दुनिया और हमारी सोच के बीच का फर्क थोड़ा कम होता नजर आता है। अगर हमारा दिमाग ही सब कुछ फिल्टर करके दिखाता है तो क्या सच में बाहर की दुनिया वैसी है जैसी हमें नजर आती है? मिल ये भी कहते हैं कि दिमाग और दुनिया का रिश्ता पूरी तरह साफ नहीं है। कभी दिमाग को वे बाहर की दुनिया का हिस्सा मानते हैं तो कभी दिमाग को दुनिया का बनाने वाला कहते हैं। इसी वजह से उनकी सोच में एक टकराव भी है कि आखिर में दिमाग असली चीज है या दुनिया। कई लोग कहते हैं कि ये उलझन इसलिए आती है क्योंकि मिल ने अपनी सोच को पूरी तरह खुलकर कभी हल नहीं किया। आखिर में मिल की सोच में अपनापन और सच्चाई दोनों हैं, लेकिन ये भी सच है कि उनके सवालों के जवाब में कुछ जगहें बची रह जाती हैं जिन्हें आज भी समझना बाकी है। मिल का मानना था कि जैसे सोचने समझने के लिए एक असली तरीका है, वैसे ही इंसान के काम करने और सही गलत समझने के लिए भी एक असली तरीका है। इंसान के हर काम को परखने का असली पैमाना है क्या वो काम इंसानों की खुशी बढ़ाता है या नहीं। इसी को वे यूटिलिटी का नियम कहते हैं। मिल के अनुसार इंसान की हर सोच और हर नियम का असली मकसद इंसान की खुशी बढ़ाना होना चाहिए। यही सोच उनके पूरे विचारों का सबसे बड़ा आधार है। मिल ने कहा कि अगर कोई चीज देखी जा सकती है तो वो इसलिए क्योंकि लोग उसे देख पाते हैं। वैसे ही अगर कोई बात अच्छी या चाहने लायक है तो उसकी पहचान यही है कि लोग उसे सच में चाहते हैं। उन्होंने बताया कि हर इंसान अपनी खुशी चाहता है, इसलिए खुशी सबसे जरूरी और असली चीज है जिसे हर कोई पाना चाहता है। इंसान के हर काम का असली मकसद और उसे सही या गलत मानने का तरीका भी यही है कि वह काम इंसान की खुशी और भलाई बढ़ाता है या नहीं। मिल ने कहा कि हमें किस चीज को अच्छा या चाहने लायक मानना चाहिए, इसका फैसला हम अपने अनुभव और इंसानों की असली चाहत से ही कर सकते हैं, न कि किसी एकदम तय या बनी बनाई सोच से। उनके हिसाब से इंसान के सही गलत के फैसले हमेशा उसी पर टिके होते हैं कि वो काम इंसान की खुशी बढ़ाएगा या नहीं। यही नियम सबके लिए एक जैसा है और हर इंसान की खुशी उतनी ही जरूरी है जितनी किसी और की। इसलिए सही और गलत का असली पैमाना यही है कि किससे सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी खुशी मिलती है। मिल कहते हैं कि जब इंसान खुद पर ध्यान देता है और दूसरों को भी देखता है तो साफ दिखता है कि इंसान असल में खुशी चाहता है। ये चाहत हमारी फितरत में है और हमें भी सही लगती है। जब हर इंसान को लगता है कि खुशी पाना ठीक है तो यही असली सबूत है कि खुशी सच में चाहने लायक चीज है। अगर कोई बड़ी वजह ना मिले कि इंसान की खुशी चाहने की आदत गलत है तो हमें यही मानना चाहिए कि खुशी सबसे जरूरी चीज है। यह सोच मिल के तर्क की तरह हमारे असली अनुभव और इंसान की आदतों से आती है। मिल मानते हैं कि लोग खुशी के अलावा और भी बहुत चीजें चाहते हैं, लेकिन असल में उन सब का मकसद या तो खुशी पाना होता है या दुख से बचना। कई बार लोग अच्छाई या सच्चाई को भी खुद के लिए चाहते हैं, लेकिन जब ध्यान से देखा जाए तो ये सब बातें भी आखिरकार उनकी अपनी खुशी का हिस्सा बन जाती हैं। शुरू में लोग अच्छाई या सद्गुण को सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो खुशी या आराम देता है, लेकिन बाद में वही आदत बन जाती है और खुद में ही अच्छी लगने लगती। मिल ने ये भी बताया कि अगर कोई चीज शुरू में सिर्फ खुशी पाने के लिए चाही गई तो धीरे धीरे वही चीज खुद खुशी का हिस्सा बन जाती है और फिर लोग उसे अपने आप में चाहने लगते हैं। इस तरह से देखा जाए तो जो भी चीज इंसान चाहता है वो आखिरकार उसकी खुशी का ही हिस्सा है। कोई भी चीज असली खुशी से अलग चाहने लायक नहीं है। मिल का तीसरा तर्क था कि हर इंसान की खुशी बराबर मायने रखती है, यानी जितनी खुशी एक इंसान के लिए अच्छी है उतनी ही दूसरे के लिए भी है। सबकी खुशी मिलकर ही असली भलाई बनती। इसमें कई लोगों को दिक्कत भी नजर आई, क्योंकि कभी कभी लगता है कि किसी खास इंसान की खुशी ज्यादा मायने रखती है। लेकिन मिल ने सीधा और साफ कहा कि भलाई का असली मतलब सबकी बराबर खुशी है
और हमें अपने फैसले भी इसी हिसाब से लेने चाहिए। मिल ने जब ये साबित कर दिया कि खुशी ही इंसान का सबसे बड़ा मकसद है और यही असली भलाई है, तो उनके हिसाब से खुशी को बढ़ाने वाला हर काम अच्छा है। उन्होंने साफ बताया कि यह कोई परंपरागत मतलब में सबूत नहीं है, बल्कि ये हमारे असली अनुभव और सोच से निकला है। मिल मानते थे कि इंसान के सही या गलत के फैसले हमेशा तजुर्बे और समय समय पर बदलती सोच के साथ ही तय होते हैं। अगर हम देखें कि कोई बात हमारी समझ को ठीक से संतुष्ट करती है, तो वो हमारे लिए सही है। इस तरह खुशी और दुख को ही हर काम की अच्छाई या बुराई का असली पैमाना बताया गया है। मिल का कहना था कि इंसान का असली मकसद खुशी है, यानी सुख और दुख से बचना। उनके मुताबिक असली खुशी वही है जिसमें सुख हो और कोई दुख या तकलीफ न हो। ये सोच सुनने में सीधी लगती है, लेकिन मिल ने इसमें एक अहम बात और जोड़ दी। खुशी सिर्फ मात्रा की नहीं, बल्कि उसके स्तर की भी होती है। मतलब कुछ सुख ऐसे होते हैं जो बाकी सुखों से ऊंचे या बेहतर माने जाते हैं। मिल मानते थे कि अगर किसी को दोनों तरह के सुख का तजुर्बा हो और वो हमेशा एक खास किस्म के सुख को चुने, तो वही असली और ऊंचा सुख है। कुछ सुख सिर्फ शरीर से जुड़े होते हैं, जबकि कुछ सुख दिमाग, सोच, कल्पना या अच्छे भाव से आते हैं और ये हमेशा ऊंचे माने जाते हैं। मिल ने साफ किया कि कुछ सुख ऐसे होते हैं जिनके लिए लोग बाकी छोटे सुखों को छोड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। असली बात यही है कि जो सुख हमें ज्यादा सुकून, समझ या अपनापन देता है, वही असली खुशी है। हर इंसान को अपने तजुर्बे से ही पता चलता है कि उसके लिए कौन सा सुख बड़ा या छोटा है। इसलिए इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो ज्यादा अच्छी और ऊंची किस्म की खुशी पाए, चाहे वो दिमाग की हो, सोच की हो। यही असली सुख है। और मिल की सोच की असली बात भी। बहुत लोगों को ये शक रहता है कि जब मिल ने सुख की अलग अलग गुणवत्ता की बात की, तो वो असल में सुखवाद से अलग हो गए। अगर मिल कहते हैं कि थोड़ा सा बढ़िया सुख बहुत सारा साधारण सुख से ज्यादा अच्छा है, तो शायद वो सुख के साथ साथ उसकी वजह या स्रोत को भी अहमियत दे रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मिल का असली मतलब सिर्फ खुशी से नहीं, बल्कि एक बेहतर और संपूर्ण जीवन से है, जिसमें इंसान का पूरा विकास हो। जब मिल ने इंसान के चरित्र, अपनी सोच और आजादी की बात की, तब उन्होंने बताया कि असली खुशी सिर्फ तजुर्बे या एहसास की बात नहीं है, बल्कि इंसान के बनने और जीने के तरीके से भी जुड़ी है। फिर भी मिल ने हमेशा यही कहा कि इंसान के लिए असली मायने वही सुख रखते हैं जो या तो खुद में खुशी लाते हैं या फिर किसी और खुशी का जरिया बनते हैं। उन्होंने मान लिया था कि अच्छाई, सच्चाई या चरित्र जैसी चीजें भी आखिर में इंसान की खुशी का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए मिल के हिसाब से सुख ही सबसे जरूरी चीज है, भले ही उसके रूप अलग अलग हों। सुख और दुख का अनुभव हर किसी के लिए अलग हो सकता है और कई बार इंसान की सोच, चरित्र और आदतें भी उसकी खुशी का हिस्सा बन जाती। मिल ने ये भी समझाया कि कौन सा सुख बड़ा है, कौन सा छोटा, ये फैसला अनुभव और समझ के आधार पर ही किया जा सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ ज्यादा सुख ही अच्छा है, बल्कि जिस सुख में ज्यादा समझ, अपनापन या दिमागी सुकून हो, वो साधारण सुख से ऊपर होता है। इस तरह देखा जाए तो मिल का असली जोर इसी बात पर है कि सुख का स्तर और उसकी गुणवत्ता भी मायने रखती है। जब नैतिकता की बात आती है, तो मिल ने साफ किया कि इंसान को अपने हर काम से सबसे ज्यादा खुशी लाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि हर बार सबसे ज्यादा खुशी ही लानी। समाज में इंसान को इतना ही करने की उम्मीद होती है जितना आमतौर पर हर कोई कर सकता है। बहुत ज्यादा त्याग या दूसरों की खुशी के लिए खुद को तकलीफ देना जरूरी नहीं है, लेकिन जो ऐसा करता है उसे सराहा जरूर जाना चाहिए। यानी अच्छा इंसान बनने की उम्मीद तो सबसे है, पर हीरो बनने की उम्मीद नहीं। मिल का मानना है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत अच्छे तो होते हैं, लेकिन अगर कोई उन्हें ना भी करे तो उस पर सवाल नहीं उठता। मतलब अगर कोई अपनी सीमा से ज्यादा भलाई कर रहा है तो उसकी तारीफ तो हो सकती है,
मगर ये जरूरी नहीं कि जो जो ऐसा ना करे वो गलत। असली फर्क ये है कि किसी का काम गलत तभी माना जाएगा जब उसके लिए उसे किसी न किसी रूप में सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो समाज की नजर में हो, कानून के हिसाब से हो, या फिर इंसान की अपनी अंतरात्मा की नजर में। मिल का कहना है कि हम किसी काम को गलत तभी मानते हैं जब लगता है कि जिसने ये किया उसे किसी न किसी रूप में दोषी ठहराया जाना चाहिए। और अगर कोई काम ऐसा है जिसमें सजा या दोष देने की जरूरत महसूस नहीं होती तो वो नैतिक रूप से गलत नहीं है। किस बात पर किसी को दोषी माना जाए ये भी समाज की भलाई पर निर्भर करता है। अगर किसी इंसान को दोष देने से समाज में खुशी या अच्छा असर बढ़ता है तो ऐसे काम को गलत माना जाता है। ये भी सच है कि अलग अलग जगहों और समय के हिसाब से समाज में कौन सा काम गलत माना जाएगा ये बदलता रहता है, क्योंकि लोगों की सोच, समाज की संस्कृति और सजा इनाम के तरीके बदलते रहते हैं। मिल का मानना है कि जब हम किसी काम को समझते हैं तो नैतिकता यानी सही गलत की नजर सबसे पहली और सबसे अहम होती है, मगर वो ये भी मानते हैं कि सिर्फ नैतिकता ही सब कुछ नहीं है। इंसान की जिंदगी में और भी बहुत कुछ मायने रखता है। उन्होंने कहा कि जिंदगी जीने की कला 3 हिस्सों में बंटी होती है। नैतिकता यानी क्या सही है, समझदारी यानी क्या हमारे लिए अच्छा है, और खूबसूरती या भलमनसाहत यानी वो चीजें जिनमें हमें अच्छा लगता है या जिनका समाज में मान होता है। हर नियम का अपना मकसद होता है, चाहे वो नैतिक हो, समझदारी से जुड़ा हो या खूबसूरती से। सबका लक्ष्य एक ही है कि इंसान और समाज की खुशी बढ़े। कभी कभी इन सब नियमों के बीच टकराव भी हो जाता है। तब मिल कहते हैं कि ऐसे में हमेशा सबसे बड़े उसूल यानी इंसान की खुशी को देखना चाहिए। अगर किसी हालात में किसी नियम को तोड़ने से ज्यादा भलाई या खुशी मिलती है तो उस बड़े उसूल की तरफ देखना चाहिए। लेकिन ये कब कब करना है इसका फैसला मिल ने खुलकर नहीं बताया, इसलिए ये सवाल थोड़ा खुला ही रह जाता है। 19वीं सदी का समय था जब लोकतंत्र बढ़ रहा था और समाज में बराबरी की सोच आ रही थी। मिल ने इस बदलाव को बहुत करीब से देखा और समझा। उनका मानना था कि समाज में जब जब बराबरी बढ़ती है तब तब ऊंच नीच कम होती है और मिडिल क्लास का असर बढ़ता जाता है। पहले जैसी जात पात या पैसे पैसे की दूरी कम हो रही थी और लोगों में एक तरह का बराबरी का भाव आने लगा था। इसी के साथ साथ समाज में कुछ नई चुनौतियां भी सामने आ रही थी, जैसे भेदभाव और महिलाओं के साथ नाइंसाफी। मिल ने साफ कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि औरतों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म किया जाए। उनका मानना था कि इंसान का स्वभाव और सोच पूरी तरह से उसके माहौल और परवरिश पर टिका होता है। इसलिए ये कहना कि औरत और मर्द की फितरत अलग अलग है, ये बात सही नहीं है। मिल ने ये भी कहा कि अगर औरतों को भी उतनी ही आजादी दी जाए जितनी मर्दों को मिलती है और उन्हें भी अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनने का हक दिया जाए तो मुमकिन है कि उनमें और मर्दों में कोई असली फर्क ना रहे। जितना फर्क दिखता है वो असल में समाज की बनाई हुई बंदिशों और सिखाए गए रोल की वजह से है, न कि कुदरती तौर पर। मिल का कहना था कि सिर्फ महिलाओं ही नहीं बल्कि किसी भी समाज या जाति के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव की असली वजह उनका अलग अलग माहौल और ट्रीटमेंट। जैसे जैसे बराबरी की सोच बढ़ी वैसे वैसे ऐसे भेदभाव और भी ज्यादा साफ दिखने लगे और उन्हें खत्म करना अब जरूरी हो गया था। मिल ने कहा कि ये भेदभाव समाज के लिए नुकसानदेह है। जब औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलता या उन्हें समाज में बराबरी की जगह नहीं मिलती तो इसका सीधा असर उनकी जिंदगी पर पड़ता है। पहला नुकसान ये कि उनके अपने हित संसद में नहीं पहुंचते क्योंकि उनकी आवाज नहीं सुनी जाती। दूसरा नुकसान ये कि राजनीतिक फैसलों में हिस्सा न लेने देना, मतलब उन्हें उस खुशी और अच्छे जीवन के हक से दूर रखना जो हर इंसान को मिलना चाहिए। मिल का ये भी मानना था कि सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, चाहे वो राजनीति में भागीदारी हो या समाज में अपनी बात रखने का अधिकार। ऐसा करने से न सिर्फ खुद की इज्जत बढ़ती है
बल्कि इंसानियत का भी विकास होता है। औरतों को भी वोट देने का अधिकार इसी वजह से मिलना चाहिए, ताकि वो भी समाज में बराबरी के साथ आगे बढ़ सके और खुद को पूरी तरह से साबित कर सके। इन्हीं वजहों से मिल ने अपनी पूरी जिंदगी राजनीति में और विचारों के स्तर पर हर तरह के भेदभाव का विरोध किया। उनके लिए वोट का अधिकार ही नहीं, बल्कि शिक्षा और कामकाज में भी बराबरी बहुत जरूरी थी। मिल ने साफ कहा कि समाज में औरतों की शिक्षा, उनके काम करने के हक और पेशों में उनकी भागीदारी जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है उन्हें वोट देने का अधिकार मिलना। लेकिन मिल ने शादी की उस व्यवस्था पर सबसे ज्यादा नाराजगी जताई जिसमें औरत को अपने हक से, अपनी पहचान से और यहाँ तक कि अपने शरीर और सोच पर भी हक नहीं मिलता था। उस वक्त शादी का मतलब था कि औरत की सारी संपत्ति, कानूनी हक और आजादी पति के पास चली जाती थी। कई बार इसमें औरतों पर ज्यादती और मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। भले ही घर में हिंसा न हो, लेकिन ऐसी शादी में औरतों की सोच और उनकी खुद की पहचान भी दब जाती थी और वे सिर्फ दूसरों के मुताबिक जीना सीख जाती। मिल के मुताबिक ये ना सिर्फ औरतों के लिए बल्कि मर्दों के लिए भी नुकसानदेह था, क्योंकि इससे मर्दों का व्यवहार भी बिगड़ता और उनका चरित्र खराब होता। उनका मानना था कि असली खुशी और सही रिश्ता तभी मुमकिन है जब मर्द और औरत दोनों को बराबरी मिले। समाज में लोकतंत्र और बराबरी का दौर आया तो नए मौके तो मिले, लेकिन कुछ नई मुश्किलें भी सामने आई। अब समाज में किसी एक राजा या छोटे से वर्ग का राज नहीं था, बल्कि बड़ी संख्या में लोग मिलकर समाज चला रहे थे। मिल को डर था कि अगर बहुमत के लोग अपनी सोच दूसरों पर थोपने लगे तो ये भी एक तरह की तानाशाही बन जाएगी। अब आजादी सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि लोगों की सोच, परंपराओं और सामाजिक दबाव से भी खतरे में पड़ सकती। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग डर की वजह से या समाज की राय से अपने मन की बात नहीं कह पाते और सब जैसे हैं। इसी माहौल में मिल ने आजादी पर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि इंसान की आजादी पर रोक लगाने का सिर्फ एक ही सही कारण है, अगर उससे किसी और को नुकसान पहुंचता हो। जब तक किसी की आजादी से दूसरों को कोई नुकसान नहीं, तब तक किसी को भी उस पर रोक लगाने का हक नहीं होना चाहिए, चाहे वह सरकार हो या समाज के लोग। मिल ने ये भी साफ कहा कि उनका तर्क किसी भी ऊपरी या दार्शनिक अधिकार की बात नहीं करता, बल्कि सीधा सीधा इंसानों की भलाई और सुख से जुड़ा है। उनके मुताबिक हर इंसान को अपनी बात कहने, सोचने और अपने हिसाब से जिंदगी जीने का हक है, जब तक वो किसी और के नुकसान की वजह न बने। यही सोच असली आजादी की बुनियाद है और इंसान की तरक्की और खुशी के लिए सबसे जरूरी है। मिल का कहना है कि सोच और अपनी बात रखने की आजादी सबसे जरूरी है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी राय को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के विचार को दबाया जाता है तो वो तीन ही हालात हो सकते हैं, या तो वो राय सच है या गलत है, या फिर उसमें सच और झूठ दोनों मिले जुले। लेकिन तीनों ही हालात में उस विचार को सामने आना चाहिए ताकि सच सामने आ सके। अगर कोई विचार सच है और उसे गलत समझकर दबाया जा रहा है, तो ये मानना कि हम कभी गलती नहीं कर सकते गलत है। इंसान से गलती हो सकती है और हमारी समझ हमेशा बदल सकती है, इसलिए सबको अपनी बात कहने का हक मिलना चाहिए। अगर कोई विचार सच है लेकिन उसे नुकसानदेह मानकर दबाया जा रहा है, तो भी असल में हमें बहस करने का मौका मिलना चाहिए ताकि समझ बढ़े। किसी भी सच को बिना चर्चा के मान लेना सही नहीं है, क्योंकि ऐसे में सच बस रटने की चीज बन जाता है, जीने की नहीं। अगर कोई विचार गलत है तो भी उसका सामने आना जरूरी है, क्योंकि गलत बातों पर बहस करने से सच की समझ और भी पक्की होती। बिना बहस के सच की असली अहमियत पता नहीं चलती। बार बार चर्चा और विरोध से ही सच मजबूत होता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि किसी मुद्दे पर सच और झूठ दोनों मिल जाते हैं। समाज के ज्यादातर बड़े सवाल ऐसे ही होते हैं जहां पूरी सच्चाई किसी एक के पास नहीं होती। असल सच कई बार
अलग अलग विचारों के मिलाने से ही बनता है। इसी वजह से जरूरी है कि हर तरह की राय सामने आए ताकि पूरी सच्चाई उभर सके। इसलिए मिल का मानना है कि किसी भी सोच या विचार को दबाना समाज के लिए नुकसानदेह है। अब बात करते हैं इंसान की अपनी पहचान और आजादी की। मिल ने कहा कि हर किसी को अपने तरीके से जीने और खुद को समझने का पूरा हक मिलना चाहिए। जैसे हर पेड़ अपने आप बढ़ता और फैलता है, वैसे ही हर इंसान को भी अपनी पहचान, अपनी सोच और अपना रास्ता खुद चुनने की आजादी होनी चाहिए। ये आजादी इंसान के लिए भी अच्छी है, क्योंकि तभी उसकी असली काबिलियत और खुशी निकल कर आती है, और समाज के लिए भी अच्छी है, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग और उनके नए नए अनुभव ही समाज को आगे बढ़ाते हैं। हर इंसान अलग होता है, इसलिए सबको एक ही तरीके से जीने की उम्मीद करना ठीक नहीं है। हर किसी की पसंद और तरीका अलग होता है। असली अच्छी जिंदगी वही है जो इंसान अपने मन से चुने, न कि जो किसी ने थोप दी हो। सिर्फ ये जरूरी नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं, ये भी जरूरी है कि वो कैसे इंसान बन रहे हैं। मिल को लगता था कि भीड़ में खो जाना और सब जैसा बन जाना इंसान की सोच और ताकत को कमजोर कर देता है। उनका मानना था कि असली खुशी और तरक्की वही है जब इंसान अपनी पहचान बनाए, खुलकर जिए और नया सोचे। हर इंसान को आजादी मिले तो समाज में अलग अलग तरीकों से जीने के मौके बनते हैं, जिससे बाकी लोग भी सीखते हैं और समाज में आगे बढ़ने की ताकत आती है। अगर सब एक जैसे हो जाए तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। मिल कहते हैं कि पुराने तरीके या समाज के रिवाज कई बार इंसान की तरक्की में रुकावट बन जाते हैं। इंसान में बदलाव और आगे बढ़ने की चाह होनी चाहिए, जो सिर्फ आजादी से ही मुमकिन है। अब बात आती है कि कौन सी चीजों में दखल देना सही है। मिल कहते हैं कि किसी भी इंसान की आजादी में दखल तभी दिया जाना चाहिए जब उसके काम से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचता हो। सिर्फ इस वजह से कि कोई अपने लिए कुछ गलत कर रहा है, उसमें दखल देना सही नहीं है। हर इंसान को अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने का हक मिलना चाहिए, क्योंकि खुद अपने बारे में हर कोई सबसे बेहतर समझता है। समाज को ये सोचकर किसी की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए कि उसे खुद नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है। हाँ, अगर किसी के काम से किसी और का नुकसान हो रहा है या वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में चूक रहा है, तो उसमें दखल दिया जा सकता है, मगर सिर्फ इसलिए कि उसका तरीका या आदतें बाकी लोगों से अलग हैं, उसमें दखल देना ठीक नहीं है। यही बातें मिल की सोच का असली आधार है, जिसमें इंसान की आजादी, अलग अलग पहचान और खुद फैसले लेने की आजादी को सबसे ऊपर रखा गया है। मिल की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि इंसान की आजादी सिर्फ सरकार या कानून से ही नहीं, बल्कि समाज के दबाव से भी बची रहे। कई बार लोगों की राय, समाज की चुगली या किसी को बदनाम करने की कोशिशें इंसान की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती हैं और उसकी सोच और आजादी को जकड़ लेती हैं। फिर भी मिल ये भी मानते थे कि हर किसी को अपनी राय बनाने और जाहिर करने की पूरी छूट होनी चाहिए। किसी के बारे में अपनी राय रखना, उससे दूरी बनाना या दूसरों को सलाह देना कि उससे बचो, ये सब इंसान का हक है। लेकिन खुलेआम किसी को बदनाम करना या उसके खिलाफ भीड़ बनाना सही नहीं है। कहां तक किसी की आजादी है और कहां से वो दूसरों की आजादी में दखल बन जाती है, इसका फैसला करना आसान नहीं है। मिल की सोच थी कि किसी भी बात का असली ज्ञान अनुभव और सीख से आता है, न कि बस सीधी सादी समझ से। इंसान को हर बात खुद देखकर, समझकर सीखनी पड़ती है, क्योंकि अकेला इंसान सब कुछ जान नहीं सकता। इसलिए ज्यादा जानकारी दूसरों के अनुभव, उनकी बातों और उनकी सलाह से मिलती है। पहले के जमाने में जो लोग पढ़े लिखे या आध्यात्मिक माने जाते थे, उन्हें ही समाज में आगे बढ़ने और फैसले लेने का हक मिलता था। लेकिन समय के साथ समाज बदल गया। अब आम आदमी की राय भी अहम हो गई है। अब भी ये खतरा रहता है कि सही और गलत की पहचान कमजोर हो जाए और भीड़ की सोच में इंसान अपनी अलग सोच खो दे।
फिर भी मिल को भरोसा है कि आज के दौर का आम इंसान खुद सोच सकता है और समझ सकता है कि किसकी बात माननी चाहिए। समाज में कुछ लोग होते हैं जो बाकी लोगों से ज्यादा समझदार होते हैं, और अच्छा समाज वही है जहां आम लोग भी ऐसे समझदार लोगों की बात को समझे और उनका साथ दें। मिल मानते हैं कि पढ़ाई लिखाई और सही तालीम से ही ऐसा समाज बन सकता है जहां हर कोई सही गलत की पहचान कर सके। मिल को उम्मीद थी कि लोकतंत्र यानी जनता का राज समाज में समझदार और अच्छे लोगों की बात को भी मजबूत करेगा और ऐसे लोगों की पहचान और इज्जत बनाए रखेगा। ये तभी मुमकिन है जब लोग सोच समझकर, खुले दिमाग से और अपने अनुभवों से सीखते रहें और दूसरों की अच्छी बातों को पहचानने की कोशिश करें। मिल का मानना था कि लोकतंत्र में सबको वोट देने का हक मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हर किसी की बात सत्ता तक पहुंचती है और साथ ही लोगों में जागरूकता भी बढ़ती है। जब लोग मिलकर फैसले लेते हैं तो ये उनकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। इसी वजह से मिल चाहते थे कि हर इंसान को वोट का अधिकार मिले, बस वो थोड़ा पढ़ लिख सके और दूसरों पर पूरी तरह निर्भर न हो। लेकिन मिल ये भी मानते थे कि हर किसी की राय एक जैसी अहमियत नहीं रखती। जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे या समझदार हैं, उनकी राय को थोड़ा ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए। मिल का कहना था कि अगर कोई ज्यादा समझदार है तो उसके पास ज्यादा वोट होने चाहिए। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र में कई बार सिर्फ भीड़ की सोच हावी हो जाती है, जिससे अच्छे और सच्चे फैसले लेने में दिक्कत आती है। मिल चाहते थे कि समाज में समझदार और शिक्षित लोगों की पहचान बनी रहे और उनकी बात सुनी जाए, ताकि देश का भला हो सके। मिल ने ये भी कहा कि देश का सिस्टम ऐसा हो कि हर किसी को अपनी बात कहने का हक मिले, लेकिन जो लोग सबसे ज्यादा समझदार हैं, उन्हें आगे लाने का इंतजाम भी हो। उनका मानना था कि अगर पूरे देश से सबसे अच्छे लोग चुने जाएं और संसद में भेजे जाएं, तो समाज का भला ज्यादा होगा। साथ ही संसद में ऐसे लोग भी होने चाहिए जिन्हें पहले से अनुभव है, ताकि वे समाज को सही दिशा दे सके। मिल की ये सोच थी कि असली जानकारी और काबिलियत को पहचानना कभी भी जरूरी है, और ऐसा करना लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आम लोगों की आवाज दबा दी जाए या सिर्फ समझदार लोगों की चले। मिल पूरी आजादी के साथ हर किसी को अपनी राय रखने और वोट देने का हक देना चाहते थे, और मानते थे कि लोकतंत्र तभी सही चलेगा जब सबको बराबरी और आजादी मिले।